Hello everyone and welcome back to the channel. This is the fourth lecture of magnetic fields due to electric current और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद में दो डेरिवेशन से इसके एप्लीकेशंस के अंदर, पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और उसके बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। इन दो डेरिवेशंस को भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके स्टेटमेंट के साथ में। तो बेसिकली बायोट-सावर्ट्स लॉ, किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है सराउंडिंग में वो कितनी होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला दिखाने के लिए एक वायर कंसीडर करेंगे जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है और उसके अंदर आई इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होंगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। उसकी डायरेक्शन ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जिस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। तो ये जो फिंगर्स होंगी, दिस फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस वायर के अंदर हम कोई पर्टिकुलर पार्ट कंसीडर करेंगे, इस तरह से बस इतना पार्ट हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो पार्ट होगा उसकी लेंथ हम dl इतनी कंसीडर करेंगे। इसे लेंथ एलिमेंट भी बोल सकते हैं हम, लेंथ एलिमेंट। और ये एक टाइप का वेक्टर होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर करंट होगा उसी डायरेक्शन के अंदर उसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो इस dl लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से r इतने डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी? दैट मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द लेंथ एलिमेंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उसके बाद में वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। मतलब यहाँ पर हमने कितनी लेंथ कंसीडर की है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट और वायर। उसके बाद में और किसके ऊपर डिपेंड करता है? दिस डिपेंड्स ऑन साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? साइन ऑफ द एंगल थीटा। थीटा किसके बीच में है? ये जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन और जो लाइन लेंथ एलिमेंट के सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन कर रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा। इसका हमें साइन लेना है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है। And it is inversely proportional to the square of the distance between the point and the center of the length element. Okay, इस तरह से हम इसे स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि magnetic field due to a current carrying wire is directly proportional to the current in the wire. It is directly proportional to the length of the wire. It is directly proportional to the sine of the angle theta between the direction of length element and the line which joins the point P from the center of the length element, and it is inversely proportional to the square of the distance between the center of length element to the point. ठीक है, इस तरह से हम इन सभी को अगर एक जगह जमा करते हैं तो ये जो dB होगा, this dB will be proportional to I dl into sin theta अपॉन नीचे की तरफ आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन है, इसे अगर निकलना होगा तो कोई कांस्टेंट लेना होगा एंड दैट कांस्टेंट इन दिस केस इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई। कितना होगा वो? म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये पूरा एक टाइप का कांस्टेंट है इनटू आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया है उसके अंदर म्यू 0 है। क्या है? म्यू 0। दिस म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या है? जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी, तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर म्यू 0 होता है, दैट इज परमिएबिलिटी। इट गिव्स अ टाइप ऑफ परमिशन टू द मीडियम। मतलब किसी मीडियम के अंदर कोई मैग्नेट अगर रखते हैं तो वो मैग्नेट कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसमें से कितनी वो मीडियम के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकती है,
वो दिखाने के लिए यहाँ पर हम म्यू परमिएबिलिटी ये कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। हर मीडियम के लिए डिफरेंट होता है और इस म्यू जीरो की वैल्यू होती है, दिस म्यू जीरो इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और ये एसआई यूनिट के अंदर है। एसआई यूनिट क्या होगा इसका, अगर हम इसे एज इट इज पुट करते तो इधर क्या आ जाएगा डीबी। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, हम यहाँ पर टेस्ला लेंगे, ये हो गया टेस्ला। उसके बाद में ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, आर मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। और आई इंटू डी एल, आई मतलब करंट, करंट के लिए एम्पियर होता है, और डी एल लेंथ के लिए फिर से मीटर होगा। तो यहाँ का 1 मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं। लास्ट में अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लेते हैं, दैट वेक्टर फॉर्म will be like this, dB bar is equals to mu 0 upon 4 pi into I dl bar cross r bar upon r cube। इस तरह से लेना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर dB मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है और राइट साइड के अंदर ये जो r बार है, r बार, दिस r बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसे दिखाने के लिए एक तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, या उसके अंदर दोनों भी dl बार और r बार, इसके अंदर दोनों भी वेक्टर से, तो यहाँ पर दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा। और ये जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड वेक्टर होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से, अगर हम लेंथ एलिमेंट इस बोर्ड के ऊपर दिखाते हैं, आर बार इस बोर्ड के ऊपर दिखाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो इन दोनों को परपेंडिकुलर, एक तो आउटसाइड द बोर्ड होगी या इनसाइड द बोर्ड होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्लियर हो गया ये टॉपिक। इसके अंदर स्टेटमेंट वगैरह बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, इन इक्वेशंस को हम वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशंस के अंदर। लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, डन। अब हम इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डेरिवेशंस बहुत बार पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड, सो अच्छी तरह से समझ लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस तरह से अगर हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर होंगी, इस तरह से हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर ऊपर की तरफ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, और हम उसका सेंटर यहां पर कंसीडर करेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द वायर। इनफाइनाइट है, ओ उसका सेंटर है, सेंटर से ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, सेंटर से नीचे की तरफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस पॉइंट से आर, कैपिटल आर, इतने डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बायोट-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन था उसके अंदर डीबी, डीएल इस तरह के सिंबल्स दिखाए, जहां पर भी डी होता है वो स्मॉल चेंज को दिखाता है, ठीक है। और अगर टोटल फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन लेना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, इस तरह से अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होंगी, स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई कितना एरिया आ रहा है, मतलब इसके अंदर ये जो एरिया है, एरिया अंडर दी कर्व, ये अगर फाइंड आउट करना है तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। बट यहाँ पर अगर कोई इस तरह से शेप दिया हुआ है और इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है यह हमें फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। अगर हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता होता है। इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, उसके जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सभी का एरिया फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में इन सभी के एडिशन करेंगे।
एडिशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स टू इंटीग्रेट समथिंग, वहाँ पर हमें सभी को एक जगह पर जमा करना होता है। सो यहाँ पर इसी तरह से जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है वो एक स्मॉल पोर्शन के लिए दिया हुआ है, टोटल के लिए हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे dl इतना, और सेंटर से अगर उसकी लेंथ लेंगे तो वो l इतनी हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ लेंथ एलिमेंट दोनों को ज्वाइन कर देना होगा। ठीक है, इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, जस्ट 1 मिनट, इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस वेरी होने वाला है, वो डिस्टेंस वेरी होगा। कैसे, जैसे जैसा हम इसे इस लेंथ एलिमेंट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे उस तरह से ये भी चेंज होता चला जाएगा। ओके, उसके बाद में ये जो लेंथ एलिमेंट है सेंटर से हमने L इतने डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर करना है, L इतने डिस्टेंस के ऊपर है वो। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एंगल की भी जरूरत है। एंगल कौन सा लेना होता है, द एंगल, साइन ऑफ द एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट एंड लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एंड द लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ द लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट P। ये जो लाइन है इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल, दिस एंगल विल बी थीटा। ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक पूरा एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना एंगल होता है 180 डिग्री। सो 180 में से थीटा चला गया, दैट इज पाई माइनस थीटा होगा यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक डायग्राम बना लेनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये सिमेट्री के ऊपर से, सिमेट्री देखो आप क्या पॉइंट आ जाता है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ऊपर की जो वायर है उसकी वजह से, नीचे की वायर जो है उसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर इस वायर को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, सेंटर से ऊपर की तरफ इनफाइनाइट, सेंटर से नीचे की तरफ इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम बाय सिमेट्री क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन अपर पोर्शन ऑफ द वायर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ड्यू टू द लोअर पोर्शन ऑफ द वायर। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों भी मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होंगी, सेम होंगी। और इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो किस तरह से, यहाँ पर अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो फिंगर्स किस तरफ जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड, नीचे की तरफ जो वायर है उसकी भी इनटू द बोर्ड। तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होंगी, हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B will be equals to 2 times integration of dB। देखो ना आप क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल चेंज को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन लेना होता है, तो इंटीग्रेशन ले लिए। ठीक है, dB का हमें इंटीग्रेशन लेना, dB वगैरह हम आगे देखेंगे इसके अंदर, बायोट-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर dB का इंटीग्रेशन लेना है, किसके लिए, अपर हाफ पोर्शन ऑफ द वायर के लिए। ठीक है, उसी के साथ में लोअर हाफ भी वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पर लोअर और अपर इन दोनों की हमें एडिशन करनी होगी, वो सेम होगी। तो यहाँ पर हमने इसलिए 2 टाइम्स लिया है। ओके, बट dB की वैल्यू हमें पता होती है बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। dB की वैल्यू कितनी होती है, बट दिस dB इज इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू होती है उसकी, μ0/4 पाई इंटू IDL इंटू साइन थीटा अपॉन r²। ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। सो दिस B विल बिकम, B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू कितनी है, μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन का लिमिट लेना है। लेंथ कहाँ से शुरू हो रही है, 0, सेंटर से, मतलब 0 से कहाँ तक जाने वाली है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब इन्फिनिटी तक वो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम कांस्टेंट्स को बाहर लेंगे और साइन थीटा की वैल्यू लेंगे। सबसे पहले फ्रॉम फिगर साइन थीटा कितना आने वाला है, फ्रॉम फिगर। तो साइन थीटा के लिए देखो यहाँ पर थीटा तो नहीं दिया हुआ है, साइन पाई माइनस थीटा दिया हुआ है।
क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन पाई माइनस थीटा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है उसके अकॉर्डिंग साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो वहां पर साइन थीटा मिल जाएगा हमें। सो इसका साइन थीटा, पाई माइनस थीटा लेंगे या थीटा, दोनों भी सेम होंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट साइड यहाँ पर कैपिटल आर है, और ये जो डिस्टेंस होता है लेंथ एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस, वो हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, स्मॉल आर से। ओके, सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस विल बी आर अपॉन आर, इस तरह से ले लिए। ओके, साइन थीटा की जगह हम आर अपॉन आर ले लेंगे। तो ये जो b होगा, देयरफॉर दिस b विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ पर आई डी एल, और साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, साइन थीटा की जगह r अपॉन r आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ रहेगा है क्या, नहीं। उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, आर स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। तो आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और इसके अंदर बाकी के सब टर्म्स कांस्टेंट है, कौन कौन से, देखो 2 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज है। म्यू 0 अपॉन 4 पाई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। उसके बाद में करंट, वायर के अंदर का जो करंट है वो भी कांस्टेंट है। और ये कैपिटल आर मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है, वो भी कांस्टेंट होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनफाइनाइट अगर कंसीडर करते हैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। उसके बाद में यहाँ पर चेंज होने वाली कौन सी क्वांटिटी रह गई है, बस ऊपर की तरफ रह गया है dl और नीचे की तरफ रह गया है आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो dl है वो तो हमें पता है कि वो चेंज होने वाला है, जितनी हम साइज कंसीडर करेंगे वायर की उतनी हम वहाँ पर dl कंसीडर कर रहे हैं। तो dl साइज अगर बढ़ा देंगे तो dl भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में r मतलब क्या, dl को अगर हम यहाँ की जगह ऊपर कंसीडर करते हैं तो ये r भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो r इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, और लिमिट्स इसके 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज है, 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद में यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो फिर से फ्रॉम फिगर जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्मॉल r है, दिस स्मॉल r इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर से कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी लेनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर है वो। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो b कितना मिल जाएगा, दिस b विल बिकम 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 2 पाई है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई, ऊपर i इंटू आर है, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर dl एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ r क्यूब है, r की पावर कितनी है 1/2, और उसका भी अगर क्यूब करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल x रेस टू 1/2 रेस टू 3 है, तो 3 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वहां पर मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है उसके लिए हम इधर सेपरेट प्रोसीजर दिखाएंगे। ओके, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए दिस इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2 एज इट इज है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोगों का अगर मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन चैप्टर हो गया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बट अगर नहीं होगा तब भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें एल और dl की वैल्यू कुछ सभी पुट करनी है। क्या पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर L की वैल्यू L इज इक्वल टू आर टैन थीटा लेंगे। क्या वैल्यू लेनी है, आर टैन थीटा। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज dl बाय डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा
और इसके ऊपर से हमें dl की वैल्यू मिल जाएगी r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये dl की वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पर l की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो साथ ही में हमें इसके लिमिट्स भी चेंज करने होंगे। लिमिट्स कैसे होंगे, देखो अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, l इक्वल्स टू आर tan थीटा है, तो l का पहला लिमिट क्या था, इफ l इक्वल्स टू 0, लोअर लिमिट कितना था इसका 0, तो यहाँ पर इसका लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, r इज इक्वल्स टू, ये जो चेंज होने वाली क्वांटिटी है वो कौन सी है, अब थीटा है, ठीक है। l की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो यहाँ पर r tan थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, r tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, r डिवाइड में चले गया 0 डिवाइड बाय r, फिर से 0, tan थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 0 होगा, थीटा कितना होगा 0, तो लोअर लिमिट कितना लेना है, हमें 0 लेना है। उसी के साथ में इफ l इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, अपर लिमिट क्या है इसका, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर r tan थीटा की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएंगी, ओके। और इन्फिनिटी से r से इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएंगी। फिर से tan थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में tan इनफाइनाइट आता है, दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी लेनी होगी हमें π/2, ओके। सो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कितना होगा 0 टू इन्फिनिटी की जगह 0 टू π/2 होगा, 0 टू π/2, dl की वैल्यू कितनी है, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल की जगह कितना है, आर है, सो आर tan थीटा के आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर होगी 3/2, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में i इज इक्वल्स टू दिस, i इज इक्वल्स टू कितना होगा 0 टू π/2 एज इट इज आ गया। उसके बाद में r सेक स्क्वायर थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इंटू डी थीटा भी एज इट इज, डिवाइडेड बाय नीचे क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर r स्क्वायर कॉमन है, r स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर r स्क्वायर को कॉमन लेंगे, पावर 3/2 ही है ओवरऑल पावर उसकी, और इसके अंदर कितना रहेगा, r स्क्वायर निकल गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इन सभी की पावर कितनी है 3/2 है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, r स्क्वायर रेस टू 3/2, r स्क्वायर रेस टू 3/2, ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 डिवाइड कैंसिल हो गया, और यहाँ पर रह जाएगा r³। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या मिल जाएगा हमें, 0 टू π/2, यहाँ पर r सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, इंटू डी थीटा भी एज इट इज, नीचे की तरफ ये कितना हो गया, r³ हो गया, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी के साथ में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की पावर भी 3/2 है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब क्या मिल जाएगा, सेक क्यूब थीटा, ओके। तो नीचे की तरफ कितना मिल गया यहाँ पर, सेक क्यूब थीटा, तो इसके अंदर यहाँ पर एक r, और इसके अंदर 3 में का एक जो r था वो कैंसिल हो गया, r स्क्वायर रह गया, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक सेक थीटा रहेगा, 1 सेक थीटा, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ 1/सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सो यहाँ पर बस कॉस थीटा रह जाएगा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, सो 1/r स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन थीटा, और इसकी लिमिट्स होंगे 0 टू π/2। सबसे पहले अपर लिमिट इज π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, माइनस लोअर लिमिट दैट इज साइन 0 इज 0, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएंगी, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1/r स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, ये जो पार्ट था इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/r स्क्वायर, सो दिस b विल बी इक्वल्स टू म्यू 0/2π इंटू IR इंटू 1/r स्क्वायर, एक r यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू 0I, ऊपर कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ आ जाएगा 2πr, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर होंगे तो उसकी वजह से
उसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट अगर होगा तो कमेंट्स के अंदर मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो, ये स्क्रीन पॉज कर लो और लिख लो, तब तक मैं यही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। तो अभी हमने एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो फाइंड आउट किए। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरी वायर होंगी तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा, वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से सबसे पहले हम टू लॉन्ग वायर्स कंसीडर कर लेते हैं जिसके अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज वायर फर्स्ट और इस वायर के अंदर I1 इतना करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद में दिस इज वायर सेकेंड, वायर नंबर 2 जिसके अंदर I2 इतना करंट फ्लो कर रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लॉन्ग वायर्स इज D। दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो D इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पहली वायर है, वायर नंबर 1, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इस तरह से को राइट हैंड थंब रूल, इधर अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो फिंगर्स किस तरह से कर्ल हो रहे हैं यहाँ पर, इनटू दी बोर्ड, इनटू दी बोर्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू दी बोर्ड है और उसके अंदर हमने ये वायर नंबर 2 रखी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट I1 इन वायर फर्स्ट, फर्स्ट वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है I1 उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दैट विल बी B1 इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ पर म्यू 0 I की जगह I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R की जगह दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ तक इस वायर तक कितनी मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रही है, म्यू 0 I अपॉन म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई D। अब ये एक्सपीरियंस कौन करने वाला है, एक्सपीरियंस, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कौन सा है, कौन सी वायर है, वायर नंबर 2। तो ये जो वायर नंबर 2 है दिस इज सिमिलर टू द करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डेरिवेशन देखा था, करंट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर कितना होता है ILB साइन थीटा, कितना होता है ILB साइन थीटा, मतलब उसके अंदर अगर कोई वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे होंगे तो वहां पर उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो वो कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स, देखो हाँ अब एक 1 बाय 1 बता रहा हूं आप लोगों को। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर और कौन सी है वो, वायर नंबर 2 है। कौन सी वायर है, 2 नंबर की वायर। करंट मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड कौन सी है यहाँ पर, किसने प्रोड्यूस की है, पहली वायर ने, पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर ये करंट कैरिंग वायर नंबर 2 है। ठीक है, वो कितनी होती है, दैट फोर्स F इज इक्वल टू, FM क्या फॉर्मूला क्या होता है, ILB साइन थीटा, ये उसका फॉर्मूला था। होप आप लोगों को अच्छी तरह से वो समझ में आ गया वो टॉपिक। तो ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वहाँ पर 2 फील्ड्स एक दूसरे को अपोज करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर वो रखा हुआ है और दूसरी होंगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, करंट कैरिंग वायर, दोनों भी फील्ड्स एक दूसरे को अपोज करते हैं। वो जो अपोजिंग फोर्स होगा वो इतना होता है ILB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि इसके अंदर लेंथ एलिमेंट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड घूमकर इस वायर की तरफ जा रही है। तो करंट
दैट इज एल बार, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर 90 डिग्री एंगल है, सो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑन वायर नंबर 2 इज इक्वल्स टू, करंट कितना है उसके अंदर I2 है, लेंथ हम L इतनी कंसीडर करेंगे, हमने यहाँ पर एग्जैक्ट लेंथ नहीं ली है, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, फर्स्ट वायर की है V1, तो उसकी वजह से ये F2 बन जाएगा I2L इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू 0 I1 अपॉन 2 पाई d, ठीक है। इसे अगर हम सिस्टमैटिकली लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, म्यू 0 I1 I2 इंटू L डिवाइडेड बाय 2 पाई d। दिस इज द फोर्स exerted by the magnetic field of first wire on the wire second, ठीक है। इस तरह से वो इतना फोर्स होगा। यहाँ पर फोर्स नहीं लेना है हमें, यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ लेना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा इसका, दिस विल बी F इज इक्वल टू, उसे हम स्मॉल f से दिखा देते हैं, स्मॉल f इज इक्वल टू, ये L इधर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इसके अंदर ये वायर, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी, उसे एक्सपीरियंस करने वाली वायर नंबर 2 थी। अब वायर नंबर 2 के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए फर्स्ट वायर है, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो किस तरह से होंगी, आउटसाइड द बोर्ड होंगी, और उसके अंदर ये वायर रखी होंगी। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स जो होगा फर्स्ट वायर के लिए F1, वो F1 भी कितना होगा, F1 इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई d, दोनों के अंदर वो सेम होगा। कैसा होगा, सेम। अब इसके अंदर देखो अट्रैक्शन कैसे होगा, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, देखो इसके अंदर फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही थी, इतने पोर्शन के लिए इनसाइड द बोर्ड, किधर थी, इनसाइड द बोर्ड, और ये I2 इधर था, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए कैसी है, इनटू द बोर्ड है, कैसी है, इनटू द बोर्ड। सो इनटू द बोर्ड दिखाने के लिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं वो समझ लो। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो F होगा उसकी डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, फिंगर्स जो होंगे वो करंट की डायरेक्शन देंगे, जो फ्रंट साइड होंगे दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस स्ट्रेच थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो इस वायर के लिए, वायर नंबर 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है, इनसाइड द बोर्ड, तो हमारा फ्रंट पार्ट इनसाइड द बोर्ड होगा। करंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, तो इस तरफ ले लिए। थंब किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, दिस विल बी F2। अब इस वायर फर्स्ट के लिए क्या होगा, ये जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लेंगे तो फिंगर्स कर्ल होकर बाहर की तरफ आ रही है। देखो दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, बट ऊपर के लिए हम इनटू द बोर्ड ले रहे हैं, इनटू द पेपर या बोर्ड होगा, तो दूसरी वायर के लिए आउटसाइड द बोर्ड क्यों ले रहे हैं हम, बीच में कट हो गया था, फिर से मैं डायरेक्शन के ऊपर था। ये फोर्स की डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई, कैसी लेनी है, उसके अंदर हमने राइट हैंड पाम रूल यूज किया था, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर की तरफ चले गए। अब देखो ये जो वायर सेकंड है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए करंट की डायरेक्शन दोनों के अंदर सेम है, बट पहली वायर के लिए फिंगर्स कर्ल होकर इस रीजन के अंदर किधर जा रही है, इनटू द बोर्ड, और यहाँ पर सेकंड वायर के लिए फिंगर्स कर्ल होकर कहाँ पर आ रहे हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से अगर कोई मैं करंट कैरिंग वायर ले लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बस इस तरफ नहीं है, ये जो फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं ये सभी तरफ दिखाई देगा हमें। ठीक है, इस रीजन के लिए लेंगे तो कैसी हो रही है फिंगर, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है और इधर से अंदर की तरफ, तो यहाँ पर फिंगर्स कर्ल होकर अंदर की तरफ जा रही है और इसके लिए बाहर की तरफ निकल रही है। तो फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बोर्ड है, करंट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, फिंगर्स को इस तरफ कर लिया हमने, थंब किधर चला गया, नीचे की तरफ। सो इसके लिए जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये दोनों भी फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो करंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, हाँ सेम डायरेक्शन, इफ करंट
is in same डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो दोनों के बीच में वहां पर अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। और अगर करंट यहां पर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगा, डिफरेंट डायरेक्शन, तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यहां पर वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर हमें रिपल्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपल्शन। ठीक है, इस तरह से दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं विथ अ फोर्स विच इज इक्वल्स टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, तो लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बायोट-सावर्ट्स लॉ देखा था, उसके बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसका डेरिवेशन लिया, उसके बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, इसका भी डेरिवेशन हमने क्लियर कर लिया है। तो अगर इसके अंदर कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। उसके बाद में वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।